आपका स्वागत है श्रेष्ठ गुरुकुल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में। जैसा कि आपको बताया गया था कि केवीएस पीआरटी के एग्जाम के अनुसार जिसमें 10 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की अंग्रेजी आएगी, साथ ही इसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो कि 80 नंबर का होगा, उसमें भी 20 नंबर की हिंदी और 20 नंबर की अंग्रेजी आएगी। तो यानी कि दोनों का टोटल देख लें तो 30 नंबर की हिंदी रहने वाली है और 30 नंबर की अंग्रेजी रहने वाली है। अक्सर लोग हिंदी को हल्के में ले लेते हैं, जिसके कारण एग्जाम में उनका स्कोर खराब हो जाता है। इसलिए हिंदी ध्यान लगाकर पढ़ना है। तो चलिए हिंदी की शुरुआत करते हैं हम संज्ञा से। संज्ञा की परिभाषा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राहुल, लड़का, सोना, गुच्छा, गोरा, तो ये सब संज्ञा है। अब कंफ्यूजन होता है इसके भेद में। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, लेकिन असल में वास्तविक रूप में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जैसे कि पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो शुरुआत करते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे राहुल, मैंने लड़का नहीं कहा, मैंने कहा राहुल, मैंने उसका नाम लिया, यानी कि राहुल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सीतापुर, मैंने शहर नहीं कहा क्योंकि शहर तो कई हैं, मैंने उसका नाम लिया सीतापुर, तो सीतापुर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। और गंगा, नदी कई हैं लेकिन मैंने नाम लेकर उसे बुलाया, गंगा नदी, तो यहां पर गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अब बात कर लेते हैं जातवाचक संज्ञा के बारे में। जातवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध हो उसे जातवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे लड़का, मैंने किसी लड़के का नाम तो नहीं लिया, अगर नाम लेता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, लेकिन मैंने कहा लड़का, यानी कि सभी लड़कों की पूरी एक जाति का बोध हो रहा है, पता चल रहा है, इसलिए लड़का जातवाचक संज्ञा में आएगा। अब देखते हैं नदी, मैंने किसी नदी का नाम नहीं लिया, मैंने ना तो गंगा कहा, ना गोदावरी कहा, ना यमुना कहा, ना सरस्वती कहा, मैंने कहा नदी, यानी कि कई नदियों का पूरे नदी समूह को दर्शा रहा है, इसलिए नदी जातवाचक संज्ञा में आएगा। अब राज्य, मैंने किसी विशेष राज्य का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ कहा राज्य, और राज्य तो कई हैं, यानी कि पूरे राज्य की जाति को दर्शा रहा है ये शब्द, इसलिए राज्य भी जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। इस द्रव्य यानी कि मटेरियल, और इसकी परिभाषा एकदम सीधी सी है। जिन शब्दों से माप तोल का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, सोना, चांदी, पीतल, दूध, चावल, तो इन्हें हम माप तोल करके लेते हैं। और हाँ, एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, लंबाई, गहराई, चौड़ाई, ऊंचाई ये भी माप वाले हैं, लेकिन ये द्रव्य नहीं है, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा में नहीं आएंगे। अब देख लेते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में जिन शब्दों से किसी पूरे समूह का बोध हो, व्यक्ति या वस्तु के पूरे समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा में रखेंगे। उदाहरण से समझते हैं, जैसे गुच्छा, तो अंगूर का गुच्छा मान लीजिए, इसमें एक अंगूर तो होगा नहीं, गुच्छे में कई अंगूर होंगे, तो गुच्छा शब्द आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा में। पुंज एक किरण से नहीं बनता, पुंज में कई किरणों का समूह होता है, इसलिए पुंज भी आएगा समूहवाचक संज्ञा में। श्रृंखला में कोई एक वस्तु या व्यक्ति नहीं होगी। जब कई व्यक्ति या वस्तु को एक सीरीज में रखा जाता है तब उसे श्रृंखला कहते हैं, तो श्रृंखला शब्द भी समूहवाचक संज्ञा में आएगा। अब दूसरा, सभा या समिति, ये कभी एक व्यक्ति से नहीं बनती। सभा या समिति दोनों में कई व्यक्ति होते हैं, तब जाकर सभा और समिति हो पाती है, इसलिए ये शब्द भी समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। अब देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा को।
तो भाववाचक संज्ञा में जिन शब्दों से हमारे भावों का प्रदर्शन हो, जिन शब्दों से हमारे भावों का प्रदर्शन हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। उदाहरण से इसलिए भी देख लेते हैं। गोरा, जैसे कोई व्यक्ति बहुत गोरा है, हमारे भावों का प्रदर्शन हो रहा है, तो काला शब्द भी भाववाचक संज्ञा में आएगा। जवानी, जवानी भी भाववाचक संज्ञा में आएगी। बुढ़ापा, बुढ़ापे से भी भावों का प्रदर्शन हो रहा है, तो बुढ़ापा शब्द भी भाववाचक संज्ञा में आएगा। तो अब तक हम संज्ञा की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में जान चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि संज्ञा की पहचान कैसे करें। तो ये हम एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। तो देखते हैं। रमेश परीक्षा में प्रथम आया, इसलिए वह दौड़ता हुआ स्कूल से घर पहुंचा। इस बात से वह बहुत खुश था। यह बात उसने अपने माता पिता को बताई और मिठाई खिलाई। यह समाचार सुन वह इतने आनंदित हुए कि उन्होंने उसे गले से लगा लिया। अब हम इसमें समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी संज्ञाएं कहां कहां पर आई हैं। तो देखिए, इसमें कर्ता है रमेश। यहां रमेश नाम लेकर बुलाया गया, यहां लड़का नहीं कहा गया, यहां रमेश नाम दिया गया है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और फिर वो दौड़ता हुआ स्कूल से, तो यहां स्कूल का नाम नहीं लिया गया, सीधे स्कूल कह दिया गया है, तो ये आएगा जातिवाचक संज्ञा में। अब देखते हैं घर। तो घर भी ऐसे ही है, यहां कोई शांति निवास वगैरह कोई नाम नहीं लिया गया है, यहां सीधे कह दिया गया है घर। तो घर भी जातिवाचक संज्ञा में आएगा। इसके बाद खुश, इसमें खुशी का भाव छुपा है। इसका खुश में खुशी का भाव छुपा है। इस बात से वह बहुत खुश था, तो खुश आएगा भाववाचक संज्ञा में। किसमें? भाववाचक संज्ञा में। फिर उसने अपने माता पिता, तो माता पिता का नाम नहीं लिया गया, सुरेश सुशीला नाम नहीं लिया गया, सीधे कह दिया गया है माता पिता। तो माता पिता भी आएगा जातिवाचक संज्ञा में। और फिर उसने यह बात बताई और मिठाई खिलाई। तो मिठाई आप तौल पर खरीदते हैं, 1 किलो 2 किलो 250 ग्राम इस तरह तौल पर खरीदते हैं, इसलिए मिठाई पदार्थ है और ये आएगा पदार्थवाचक संज्ञा में। किसमें? पदार्थवाचक संज्ञा में। फिर यह समाचार सुनकर वह इतने आनंदित हुए। आनंदित में आनंद का भाव है, तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा। तो इतना आपने समझ लिया। अब हम उस चीज को समझेंगे जहां से प्रश्न आते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा बनाना। तो भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार से बनाई जा सकती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। किससे किससे? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा में और क्रिया से भाववाचक संज्ञा में। तो अभी हमने जाना कि भाववाचक संज्ञा किन किन से मिलकर बन सकती है या बनाई जाती है। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, सर्वनाम से बनाई जा सकती है, विशेषण से बनाई जा सकती है और क्रिया से बनाई जा सकती है। तो अब जानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। तो मित्र यहां पर किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, मित्र पूरे मित्र वर्ग या मित्र जाति को दर्शा रहा है, इसलिए मित्र जातिवाचक संज्ञा है। और इसमें मित्रता का भाव छुपा है। किसका? मित्रता का भाव। तो मित्रता क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। अब पशु, इसमें किसी पशु का नाम नहीं लिया जा रहा है और पशु में एक भाव छुपा है, वो है पशुता का। जैसे कहा जाता है किसी इंसान को कि ज्यादा पशुता मत दिखाओ या जानवरों जैसा व्यवहार क्यों करते हो, तो जानवर या पशु जातिवाचक संज्ञा में आएंगे।
तो पशु में छुपा है पशुता का भाव, इसलिए पशुता होगी भाववाचक संज्ञा। अब देखते हैं पुरुष, इसमें भी किसी पुरुष का नाम नहीं लिया जा रहा, और पुरुष में पुरुषत्व छुपा होता है। क्या छुपा होता है? पुरुषत्व का भाव। तो पुरुषत्व क्या होगा? भाववाचक संज्ञा, ये भी हो जाएगा। अब ये पंडित, पंडित में पांडित्य का भाव छुपा होता है, इसलिए पांडित्य शब्द भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब समझते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो सर्वनाम की परिभाषा आप जानते हैं। सर्वनाम में 3 शब्द आते हैं, मैं, वह, तुम, इस तरह से। तो अब इससे हम सीखते हैं भाववाचक संज्ञा बनाना। तो यहां पर शब्द है निज। निज में क्या छिपा है? निज मतलब अपना, और निज में छिपा है निजत्व का भाव। तो यहां पर निजत्व हो गया भाववाचक संज्ञा, जो किससे बनी है? सर्वनाम से बनी है। मम, मम में भी मेरा छुपा है, और मम से जो भाव बनता है वो ममत्व। तो ममत्व भाववाचक संज्ञा में आएगा। मम से बनाएंगे ममत्व, ये सर्वनाम से बन गई भाववाचक संज्ञा। अब सर्व, सर्व यानी कि सबका, इससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? तो हो जाएगा सर्वस्व। क्या हो जाएगा? सर्व से सर्वस्व हो जाएगा, तो सर्वस्व हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अब देखते हैं पराया। तो पराया में एक भाव छुपा है परायेपन का, तो परायापन क्या हो जाएगा? ये भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। किससे? पराया जो सर्वनाम का शब्द है, इससे परायापन जो है भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब देख लेते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो विशेषण में क्या होता है? जिसमें किसी की विशेषता बतलाई जाए। जैसे गुड़ मीठा होता है, तो इसमें मीठा विशेषण है। अब इससे हम भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलेंगे? तो मीठे से बनता है मिठास। मीठे में मिठास छुपी होती है, इसलिए मिठास भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। मधुर में मधुरता का भाव होता है, या मान लीजिए लता मंगेशकर की आवाज बहुत मधुर है, तो मधुर में मधुरता का भाव है, तो मधुर से मधुरता बन जाएगी भाववाचक संज्ञा। अब भला, फला इंसान बहुत भला है, भला में भलाई का भाव छुपा होता है, इसलिए यहां से भला की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी भलाई। और गंभीर, गंभीर में गंभीरता का भाव छुपा है, इसलिए गंभीरता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। गंभीर का हो जाएगा गंभीरता। अब हम जानेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो यहां पर लिखना, क्रिया, सबसे पहले क्रिया को समझ लेते हैं। क्रिया क्या है? जब कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वो क्रिया कहलाता है। जैसे लिखना, दौड़ना, नाचना, बचना, ये सब क्रिया है। मैंने एक लेख लिखा, लिखना क्रिया हो गई। रोहन दौड़ता है, दौड़ना एक क्रिया हो गई। सुरेश ने रमेश को बचाया, बचना एक क्रिया हो गई। मोहन नाच रहा है, नाचना एक क्रिया हो गई, तो ये क्रिया हो गई। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो लिखना में मैंने एक लेख लिखा, तो लेख का भाव आ रहा है इसमें, इसलिए लेख भाववाचक संज्ञा हो गई, जो कि क्रिया से बनी है। अब देखते हैं नाचना। सुरेश नाचता है, तो नाचने में नाच का भाव छुपा है कि सुरेश का नाच बहुत अच्छा है, इसलिए नाच भाववाचक संज्ञा हो गई। अब बचना से बचाव, बचना एक क्रिया है और इसमें बचाव का भाव छुपा है, इसलिए बचाव भाववाचक संज्ञा हो गई। और दौड़ना, मोहन दौड़ता है, तो दौड़ने में दौड़ का भाव छुपा है, इसलिए दौड़ भाववाचक संज्ञा हो गई। तो अब तक हमने संज्ञा, उसके भेद और भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा। किससे?
जाति से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा और क्रिया से भाववाचक संज्ञा। अभी देखा आपने। तो हिंदी के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाने पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी। तब तक आप प्रैक्टिस सेट लगाना ना भूलें, लगातार प्रैक्टिस करते रहें। और जो टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी उसमें केवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा जाएगा जो परीक्षा में आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें।